हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम पॉइंट। आज हम देखने वाले हैं बीपीएसई 141 गांधी और समसामयिक विश्व का ब्लॉक 1 का यूनिट 1। इस यूनिट को हम पूरे डिटेल व्यू में पढ़ेंगे और मैंने इसमें बहुत शॉर्ट से नोट्स भी बनाए हैं जिसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 है जीवन और काल। हम इस पूरे बुक के अंदर ना गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि उनका जीवन काल कैसा रहा। तो फर्स्ट में यूनिट में सिर्फ उनके बारे में बता रखा है जिससे कि आपको एक व्यू क्लियर हो जाए कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया। तो यूनिट 1 को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गांधी जी का बचपन। उनका बचपन कैसा, कहाँ कैसे बीता, है ना। तो उनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। सब आप लोग जानते होंगे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, जो कि गुजरात में है, काठियावाड़ तट पर। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी, उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। और आने वाले समय में जब उनकी शादी हुई तो उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबाई था। जो उनके पिता थे वो पोरबंदर के प्रशासक थे और न्यायालय के सदस्य भी थे। और उनके कई दोस्त ना जैन भी थे जिनसे कि गांधी जी बात किया करते थे। उनकी माता वो प्रणामी संप्रदाय की थी। इसका मतलब वो हिंदू और मुसलमान दोनों जो धार्मिक मान्यताओं का मेल होता है ना, उनसे थी। और वो वैष्णवों की पवित्र पुस्तकों और कुरान दोनों को एकदम इक्वल मानती थी, क्योंकि वो हिंदू और मुसलमान दोनों को ही मानती थी। मुख्य रूप से उनके माता पिता वैष्णव हिंदू थे। गांधी जी ना बहुत शर्मीले थे और औसत दर्जे के छात्र थे। आपने अभी तक उनके आंदोलन वगैरह के बारे में तो जाना होगा, लेकिन अब जो आप जानने वाले हो वो बहुत डिटेल्ड व्यू है। आप जानोगे कैसे वो हमारी तरह, हम लोगों की तरह एकदम सेम थे, है ना, नॉर्मल एवरेज छात्री थे, लेकिन कैसे चल के उन्होंने बड़े होकर इतने बड़े बड़े आंदोलनों को संभाला। तो गांधी जी बहुत शर्मीले थे, औसत दर्जे के छात्र थे। 13 वर्ष में उनकी शादी हो गई थी। शरारती बच्चे थे। उनको पहाड़ याद करने बिल्कुल पसंद नहीं थे। टेबल याद उनसे होते ही नहीं थे। और जब वो युवा बने, यानी कि टीनेज में आए, जब शर्मीले युवा बने, तो बहुत पाबंद रहते थे, है ना, बिना पूछे कहीं जाना नहीं, स्कूल जाना, डायरेक्ट स्कूल से घर डायरेक्ट आना, ना लेट जाना, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट टाइम पे जाना उनको पसंद था। कह सकते हैं हम बिल्कुल पंचुअल इंसान थे वो। लेकिन कुछ टाइम बाद, टीनेजर्स के बाद में थोड़ी बहुत एज होती है ना कि बच्चे बिगड़ने भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनके अंदर भी कुछ ऐसी बैड हैबिट्स आई थी जिनको इन्होंने ओवरकम किया। तो वो क्या थी कि धूम्रपान वगैरह लेने लग जाना, नौकरों के पैसे चोरी करना, और एक बार तो इन्होंने अपने भाई के सोने की बाजूबंद भी चुरा लिया था। लेकिन उसके बाद में इनको बड़ा गिल्ट फील हुआ। इन्होंने अपने पापा से बोला कि मैंने ऐसे ऐसे काम किया। उन्होंने एक लेटर पे लिख कर दिया, और लेटर पे लिख के देने के बाद ना उसमें लास्ट में माफी मांग रखी थी कि आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा, मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। उन्हें लग रहा था कि ये लेटर पढ़ते वक्त कि पापा उनको मारेंगे, लेकिन उनके पापा ने उनको हाथ तक नहीं लगाया, बल्कि वो रो रहे थे कि मेरे बेटे ने इतना गलत काम किया। लेकिन वो इस चीज से खुश भी थे कि उसको अपनी बात का रियलाइज हुआ कि उसने गलत काम किया और आज के बाद वो नहीं करेगा। ये सोचकर वो उन्हें माफ कर देते हैं। इसी के बाद से ना कह सकते हैं कि उनका पहला पार्ट था कि अहिंसा, कि हम बिना मारे पीटे भी किसी चीज को सुधार सकते हैं। जरूरी नहीं है हिंसा करना, डांटना, ये सब चीजें जरूरी हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, बस वो रो रहे थे। तो उनको लगा कि मेरी जो भी गलतियां थी वो मेरे पापा के आंसू के साथ में बह गई हैं। आज के बाद मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। फिर उसके बाद से उनकी करियर की स्टार्ट होती है। करियर जब वो स्टार्ट करते हैं तो 1887 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास करते हैं। उसके बाद ना, उससे एक साल पहले उनके पिता की मृत्यु हो चुकी होती है, जिसकी वजह से उनका घर बिल्कुल तहस तहस नहस हो चुका होता है। खाने को कुछ नहीं होता है। और घर के बेटे होने के नाते सब लोग उनसे उम्मीदें लगा के बैठे थे कि ये घर घर चलाएंगे। लेकिन उस टाइम पे ना इतनी प्रॉब्लम थी कि कुछ नहीं हो पा रहा था। उनको पढ़ना था, और जिस कॉलेज में वो गए थे वो इंग्लिश वाला कॉलेज था इसके आगे, जहाँ पे उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो कुछ लोगों ने उनसे कहा कि आप ना इंग्लैंड जाके पढ़िए, लेकिन वहां के लिए पैसे व्यवस्थित नहीं हो पा रहे थे। कैसे वो जाते? और उनकी जो फैमिली है ना, उनको धमकी मिल चुकी थी समाज से कि अगर आप वहां पे गए तो हम आपको अपने समाज से बहिष्कार कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो फिर ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद आखिरकार वो 1888 में इंग्लैंड में चले ही गए। इसके बाद का सफर कैसा रहा? अब बहुत क्यूरियोसिटी थी इनके अंदर भी, आप देखना आगे। इंग्लैंड में बिताए वर्ष तो कैसे बीते। 4 सितंबर 1888 में वो इंग्लैंड के लिए रवाना हो चुके थे, निकल चुके थे।
और पहली सुबह जब वो काला सूट शर्ट टाई वगैरह सब पहन के निकले तो उनको बड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि वो रहे सीधे साधे इंसान, वो कहाँ टाई वाई, लेकिन उन्होंने फिर भी कम पहना हुआ था, कोट वोट नहीं पहना था, सिर्फ टाई वाई शर्ट ये सब पहन रखी थी। उसके बाद जब वो वहां बाहर गए ना, अपने रूम से बाहर गए, कॉलेज वगैरह गए, देखा सबने टाई वाई कोट वोट पहन रखा है, तो उन्हें अपने आप में ना अजीब सा फील हुआ। कई बार आप भी ऐसा फील करते होगे, ऐसा उन्होंने फील करा। सबसे पहले वो लंदन में विक्टोरिया होटल में रुके थे, और गांधी जी परिवार के एक मित्र थे डॉक्टर पीजे मेहता, वो पहले इंसान थे जो वहां पे उनसे मिले थे। अब ना 3 महीने के अंदर उन्होंने बहुत कोशिश करी है कि अपने आप को ना एकदम वेस्टर्न कल्चर में बदल दिया जाए। उन्होंने पश्चिमी रीति रिवाज सीखे, डांस सीखना स्टार्ट कर दिया, नृत्य सीखना स्टार्ट कर दिया, लेकिन हॉबी थी नहीं वो, तो आगे नहीं सीख पाए, छोड़ दिया। उन्होंने वायलिन बजाना स्टार्ट किया, लेकिन वायलिन भी उनकी रुचि नहीं थी, तो उसको भी छोड़ दिया। फ्रेंच सीखना स्टार्ट करा, धीरे धीरे सब छोड़ दिया। उन्हें समझ में आ गया था कि मुझे ये सब चीजें छोड़ के अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। तो फिर 3 महीने के बाद में उन्होंने ये अंग्रेज बनने का सफर खत्म होता है और पढ़ाई करने का सफर शुरू होता है। अब पढ़ाई शुरू होती है एकदम जोरों शोरों से। पढ़ाई शुरू होते ही सबसे पहले वो एक वेजिटेरियन सोसाइटी में शामिल हुए। वहां पे नॉन वेज भी खाया जाता है, इस वजह से वो एक ऐसे होटल को ढूंढ रहे थे जहाँ पे सिर्फ वेजिटेरियन मिले। तो जब तक उन्होंने वेजिटेरियन होटल ढूंढ नहीं लिया, उनको एकदम सांस नहीं आई, मतलब खाना कुछ भी नहीं खाया उन्होंने। फिर वो एक वेजिटेरियन सोसाइटी में शामिल हुए, सोसाइटी का नाम ही वेजिटेरियन था। और कुछ टाइम बाद उन्होंने अपने सोसाइटी में कुछ लेख भी लिखे थे। उन्होंने बाइबल, बुद्ध, गुजराती कवि श्याम भट्ट की शिक्षाएं पढ़ी, जो उन्हें मन में घर कर गई। अब जो जितना ये अहिंसा का पाठ है ना, ये उनके अंदर आया कहाँ से? सब किताबें पढ़ी थी उन्होंने, उनके कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा डीपली समझने की कोशिश करी थी। एकदम हम कहते हैं ना एक चीज से प्रेरित हो जाना, वो एकदम प्रेरित हो गए थे, जिसकी वजह से वो वैसा ही बनना चाह रहे थे। आजकल के टाइम पे क्या है, मूवीज को देखकर एक हीरो की एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं जैसे लोग, वैसे ही वो बुक्स के अंदर के कैरेक्टर्स को अपना हीरो मानते थे। और घृणा के बदले प्यार, बुराई के बदले अच्छाई, ये सब चीजों ने उनको अपने वश में कर लिया था, और वो इन सब चीजों की राह पर आगे बढ़ चुके थे। अब क्या हुआ, उन्होंने लंदन से मैट्रिक में शामिल होने की सोची। उन्होंने सोचा एक साथ तो मैं एकदम बड़ा एग्जाम तो नहीं दे सकता हूँ, तो पहले मैं यहाँ पे मैट्रिक पास करूंगा। उन्होंने मैट्रिक पास करने के लिए फ्रेंच, अंग्रेजी, रसायन विज्ञान सब चीजों में तो बहुत अच्छे नंबर ले आए थे, लेकिन लैटिन भाषा में थोड़ा सा वो रह गए थे। लेकिन जब उन्होंने दोबारा मेहनत करी तो इसमें भी वो पास हो गए थे। इसके बाद उन्होंने कानून के अध्ययन में प्रगति करने की सोची। वो बहुत कंफ्यूज थे आगे क्या किया जाए, फिर उन्होंने कानून के बारे में लॉयर बनने की सोची और नवंबर 1808 में इनर टेम्पल कॉलेज में भर्ती हो गए। उसके बाद 10 जून 1891 में उनका बैरिस्टर के रूप में भर्ती कर लिया गया। बैरिस्टर कहते हैं वकील को, यानी कि वो अब वकील बन चुके थे। 12 जून को वह भारत के लिए रवाना हो गए। अब भारत वापस आ रहे थे वो, लेकिन इसी दौरान ना दक्षिण अफ्रीका में बड़ा संघर्ष चल रहा था। तो इसके बारे में हम जाने कि दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष में उनका क्या योगदान रहा। तो बम्बई पहुंचने पर माता की मृत्यु का पता चला उन्हें। जब वो इंग्लैंड में थे तो उनकी माता की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन किसी ने उनको इसलिए नहीं बताया कि वो अपनी पढ़ाई से डिस्टर्ब ना हो जाए, है ना। लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी माता की मृत्यु हो चुकी थी, और अपने छोटे बेटे और भाई के बच्चों की पढ़ाई का भार उन्होंने संभाला। और उन्होंने बॉम्बे में वकालत करने की सोची। जब उन्होंने पहला केस लिया था ना, तो पहले केस में जब वो बोलने गए, उनका हाथ पैर एकदम कांप रहे थे, वो कुछ बोल ही नहीं पाए, और उनको ऐसा लगा कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उन्होंने फिर कोशिश करी, और आगे बढ़ते 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 छोटे मोटे केसेस से उन्होंने संभालना सीखा। और इसके बाद दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी ने दक्षिण अफ्रीका का प्रस्ताव उनको भेजा। वो ये प्रस्ताव देख के बहुत खुश हुए कि उनके पास एक अवसर तो आया, और इसको ईश्वर प्रदत्त अवसर मानकर 1893 में वहां पे चले गए। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। और उसके बाद जब वो 21 की उम्र के थे तो दुर्भाग्य को रचनात्मक आध्यात्मिक अनुभवों में बदला। जो भी उनकी बेकार चीजें थी, जो भी उनकी नेगेटिविटी थी, उसको एक क्रिएटिविटी में उन्होंने चेंज कर दिया। दक्षिण अफ्रीका दमनकारी व नस्लीय भेदभाव का माहौल था। वहां पे गोरे काले के बीच में भेदभाव किया जाता था। बड़ी संख्या में भारतीय भी वहां थे। अब भारतीय लोग जो है वहां पे काम वाम करने के लिए गए थे, कुछ व्यापारियों के रूप में थे तो कुछ व्यवसाय के रूप में गए थे। उनको गिरमिटिया मजदूर भी कहते थे, या फिर उनके वंशज भी कहते थे। इसके अलावा उन्हें कुली या समिस भी कहा जाता था, जो भारतीय वहां पे थे।
और यहाँ पे जो भारतीय वहां पे थे ना, उनकी हालत खराब कर रखी थी उन लोगों ने। अब हम देखते हैं, इन्हें डरबन से एक सेकेंड, इन्हें डरबन से प्रिटोरिया के मुकदमे के सिलसिले में जरूरी जाना था। आप लोगों ने उनके बारे में एक घटना सुनी होगी कि उनको एक ट्रेन से बाहर उतार दिया गया था जबरदस्ती धक्का देकर। तो वो घटना यहाँ की है। जब वो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे तो उन्होंने काफी सारे केसेस को संभाला था। इसमें से एक केसेस उनके पास आया था कि डरबन से प्रिटोरिया एक जगह है, वहां पे उनको मुकदमे के सिलसिले में जाना था और बहुत अर्जेंट जाना था। इसलिए उन्होंने ग्राहक के द्वारा प्रथम श्रेणी की टिकट ली और प्रथम श्रेणी की टिकट खरीदने के बाद में वो रात को 9 बजे वहां पे पहुंचे। तो जो नेटाल की राजधानी है ना, वहां तक पहुंचने के बाद मैरिटबर्ग में जो गोरे लोग थे ना, उन्होंने बहुत आपत्ति जताई कि ये तो काला है और ये यहाँ पे क्यों बैठ गया है, प्रथम श्रेणी में नहीं जाना चाहिए। तो वहां के कांस्टेबल आए, उन्होंने गांधी जी को कहा कि आप तीसरी श्रेणी में जाकर बैठ जाओ। और गांधी जी ने इस पे विरोध जताया कि नहीं भाई, मैंने तो टिकट ली है, मैं क्यों जाऊं। लेकिन ऐसा उनकी बात ना मानते हुए उनको धक्का दिया गया, ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया और उनका सामान भी सारा छीन लिया गया। उस रात बहुत ठंड थी, वो रात भर ठंड में कांपते रहे और अपने आप से क्वेश्चन करते रहे कि क्या हो गया ऐसा जो फिर इतना भेदभाव हो रहा है ना गोरे काले के बीच। क्या मैं यहाँ पे सिर्फ केस लड़ने आया हूँ, या फिर केस लड़ने से यहाँ की बातचीत हो जाएगी, या मुझे इन लोगों का नजरिया भी बदलना पड़ेगा। उन्होंने काफी कुछ सोचा और ऐसे तरीके अपनाने की सोची जिससे कि वो अपनी सिचुएशन से बिना हिंसा किए बाहर आ सके। अगली शाम को चार्ल्स टाउन से जॉन्सबर्ग की यात्रा उन्होंने करने की सोची, लेकिन एक बड़ी दुर्घटना के रूप में आने वाली थी। उनको पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, बस वो चल दिए। और इनके द्वारा भी ना बहुत बहिष्कार किया गया था। हुआ क्या था, ये ना ट्रेन में बैठ गए थे और वहां पे ना जो कांस्टेबल थे, काफी गोरे लोग थे, उन्होंने ऊपर की सीट ली और इनको एक नीचे की साइड बक्से पे बिठा दिया गया। एक आदमी और था, इनको बिठा दिया गया और उसके बाद में इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे तो जाने से मतलब है, बैठ गई है। इसके बावजूद जब थोड़ी देर बाद में ट्रेन रुकी तो इन्होंने गांधी जी को कहा कि आप इससे भी उतर जाओ और एक नीचे गंदा सा टाट बोरी आप मान सकते हो, उस पर बैठने के लिए कहा, और क्योंकि उनको वहां पे बीड़ी पीनी थी। तो गांधी जी को अब गुस्सा आया, उन्होंने विरोध जताया और वहां से नहीं हटे। तो उन्होंने ना उनको मारना स्टार्ट कर दिया बहुत बुरी तरीके से, और वो ट्रेन से एकदम पकड़े हुए थे, एकदम बाहर धकेल रहे थे उनको। तो ट्रेन में एकदम चिपके हुए थे, उतरने की कोशिश नहीं थी, बिल्कुल बुरी तरह से हालत हो गई थी उनकी। उस वक्त वहां पे लोग इकट्ठा हुए और कई लोगों ने वहां पे इस पे आपत्ति जताई। इसमें से एक महिला बहुत ही ज्यादा कहते हैं कि उन महिला की वजह से ये योगदान रहा। उन्होंने उन सब लोगों को रोका, उनके लिए रिपोर्ट कराई और उन लोगों को वहां से हटाया। जिसके बाद उन्होंने ये सोचा कि मैं चाहे कुछ भी करूं, लेकिन इसके बाद ना मुझे आगे ही जाना है। कभी भी मैं ऐसे डांट सुन के या फिर किसी भी रीजन से पीछे नहीं हटूंगा। ये उनकी पहली जीत थी जिसमें वो बिना अहिंसा किए अपने मुकाम में जीत गए थे। उसी ट्रेन से वो आगे गए थे, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ सहा था उस टाइम पे, बहुत पिटा था उन लोगों को। अब इसके बाद अब उन्होंने प्रिटोरिया में सार्वजनिक भाषण दिया। वो जब वो प्रिटोरिया पहुंच गए थे तो उन्होंने वहां पे सोचा कि अब बिना देरी किए ना स्टार्ट कर देना चाहिए, लोगों को अवेयर करना। तो उन्होंने एक सार्वजनिक भाषण रखा जहाँ पे मुस्लिम व्यापारी बहुत ज्यादा थे, और ये उनके जिंदगी का पहला भाषण था, जो कि कहाँ पे था, प्रिटोरिया में, साउथ अफ्रीका में। अब ट्रांसवर्सल में भारतीयों की स्थिति, ट्रांसवर्सल जगह का नाम है, ओके। ट्रांसवर्सल में भारतीयों की स्थिति नटाल से भी खराब थी। नटाल भी जगह है और ट्रांसवर्सल भी जगह है, तो यहाँ से भी बदतर स्थिति थी यहाँ की। यहाँ पे जो लोग थे, जो कि भारतीय लोग थे, वहां पे रह रहे थे, उनको 3 पाउंड तो टैक्स देना पड़ रहा था। अब वहां के हिसाब से बहुत होता था, 3 पाउंड। आवंटित स्थान थे, उनको एक जगह दे दी गई थी कि आप इस जगह से बाहर कहीं जगह नहीं खरीद सकते, आपको इसी जगह में रहना पड़ेगा। उनको कोई वोट डालने का अधिकार नहीं था और 9 बजे के बाद रात में फुटपाथ पे चलना भी उनके लिए मना था। आप सोचिए कितनी ज्यादा बंदिशों में उनको रखा जा रहा था। तो गांधी जी मुकदमे में कड़ी मेहनत कर रहे थे उस टाइम पे। उन्होंने कहा मुझे तो स्थिति चेंज करनी है। तो अब जिस कोर्ट में मतलब मुकदमे के सिलसिले में आए थे, वो उसके लिए मेहनत कर रहे थे और उन्होंने काफी चीजें समझी, पढ़ी, जिसमें से 2 चीजें उन्होंने खोज की। वो क्या थी? पहला ये कि जो तथ्य होता है वो कानून का 3/4 होता है। जो भी हम तथ्य ढूंढते हैं, जो भी हम फैक्ट ढूंढते हैं, वो 3/4 होता है। और दूसरा ये कि दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचे
तो अदालत के बाहर ना समझौता करा देना चाहिए हमें पार्टीज को। अगर दोनों पार्टियां हैं, दोनों का ही नुकसान हो रहा है इस केस से, तो दोनों को बाहर समझौता करा दो, क्यों केस में लाया जाए। उन्होंने ये चीज़ों पे देखा, इन चीज़ों को जानने की कोशिश करी। इसके अलावा फिर 1901 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। अब कलकत्ता अधिवेशन होने वाला था, तो उन्होंने भारत में आए वापस और भारत का दौरा किया। इसके बाद इंडियन ओपिनियन का वित्त पोषण, ये क्या था? एक बहुत बुरी घटना थी। यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे जो इंडियन ओपिनियन है, ये एक न्यूज़पेपर का नाम है। ये कैसे जन्मा? तो 1903 में ना उन्हें लगा कि दक्षिण अफ्रीका जो भारतीय लोग हैं वहाँ पे, वो लोग और जो भारत के लोग हैं उनको एक हो जाना चाहिए, ताकि जो उन लोग की है उनकी हेल्प करने को मिले। तो उन्होंने यूरोपीय साथी उपनिवेशवाद के साथ में उन्होंने कहा कि हमें करना पड़ेगा। जो वहाँ की स्थिति थी ना, उनकी स्थिति दिखाने के लिए वो भारतीय लोगों को समझा रहे थे, अवेयर कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले ना लोगों को उनकी बारे में उनको पता होना चाहिए कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनके देश में क्या चल रहा है और आपके देश में आपकी स्थिति का क्या होना चाहिए। अगर हमें अपने कानूनों का नहीं पता होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा शोषण होगा, लेकिन अगर हमारे कानूनों का हमें पता है तो हमारा कोई शोषण कैसे कर सकता है। तो उन्होंने बोला कि लोगों का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए एक समाचार पत्र को बनाया जाए। और संपादक के रूप में ना उन्होंने स्वर्गीय श्री M.H. नज़र के साथ में उद्घाटन शुरू किया, एक न्यूज़पेपर बनाया, जिस न्यूज़पेपर का नाम क्या रखा गया? इंडियन ओपिनियन। और इसी के बाद से जो इंडियन ओपिनियन है ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। गांधी जी अक्सर ऐसे जीवन के बारे में सोचते थे जिससे वो मानवता की सेवा के लिए समर्पित हो सके। उन्होंने हमेशा ये सोचा कि मैं कैसे किसी इंसान की मदद करूं, कैसे हमारा देश आगे बढ़े, कैसे किसी लोग को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने पूर्ण आत्मनियंत्रण या ब्रह्मचर्य का संकल्प लेने की सोची। गीता पढ़ रहे थे वो उस टाइम पे, आप जानते हैं हमारी फेमस धार्मिक किताब है गीता। उस गीता को पढ़ रहे थे और उस गीता को पढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि मोह माया में कुछ नहीं रखा है, तो ब्रह्मचर्य या आत्मनियंत्रण हमें बनना चाहिए। तो उन्होंने अपने कपड़े तक त्याग दिए थे। ठीक है, उन्होंने एकदम से सोचा कि अब मुझे ये सब चीज़ें छोड़कर ब्रह्मचर्य को अपना लेना चाहिए। 1911 में ना चीज़ें ठीक होने लगी थी, लेकिन जो केंद्र सरकार थी वहाँ की, वो गैर ईसाई लोगों का विद्रोह करने लग गई थी, जिसमें कस्तूरबाई भी संघर्ष में शामिल हो गई थी। जो उनकी वाइफ थी वो भी संघर्ष में शामिल हो गई थी, उनको भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। 1914 में जनवरी में गांधी जी और समस्त की भी समझौता हुआ था। ये स्मट्स कौन है? मुख्य भारतीय मांगों को भी मान लिया गया था। देखो वहाँ पे जो दक्षिण अफ्रीका में जो जिनसे बातचीत की थी, वहाँ पे स्मट्स नाम की एक व्यक्ति हैं, उनसे इन्होंने समझौता किया कि जो भारतीय लोग दक्षिण अफ्रीका में रह रहे हैं उनकी भी कुछ मांगे आपको उनको पूरा करना पड़ेगा, और इसके लिए समझौता मान लिया गया था। और 1914 में गोखले के अनुरोध पर गांधी जी भारत रवाना हुए। गोखले कौन थे? वो उनके राजनीतिक गुरु थे। उनके कहने पे वो वापस से कहाँ पर आए थे? अब आए थे वो वापस से भारत में। वहाँ की स्थिति हो चुकी थी, है ना, धीरे धीरे करके उन्होंने सब चीज़ों को अपने ओर बनाया था, बहिष्कार किया था, भूख आंदोलन किए थे, काफ़ी सारे हड़ताल करी थी। इसके बाद में करने के बाद में वहाँ पे लोगों को समझौता मिल गया था और लोगों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी। जब वहाँ से वो लोग लेकर आ रहे थे ना, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना उनको करना पड़ा था। लोगों ने उनको गलत भी समझा था, लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ें हैंडल हो गई थी। अब वो आने वाले हैं भारत। भारत में आने के दौरान भारत में उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए? अप्रैल 1893 में वो कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे, और 1915 में वहाँ से बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर, महत्वाकांक्षाओं को लेकर भारत में लौटे थे। कोई पैसा नहीं था उनके पास, था क्या? तो सिर्फ महत्वाकांक्षाएं और उद्देश्य। भारत की समस्याओं को अच्छे से जानते भी नहीं थे वो इस टाइम पे। उनके राजनीतिक गुरु जो गोखले जी थे, उन्होंने कहा था कि आप वहाँ पे जाओगे और आप सिर्फ सुनोगे, देखोगे, लेकिन कुछ बोलोगे नहीं। और उनकी बात का मान रखते हुए उन्होंने 1 साल तक भारत का दौरा किया और यहाँ पे सब चीज़ों के बारे में जाना कि कैसे सिचुएशन का क्या हाल चाल है। कुछ टाइम बाद वो अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे रहने लगे थे, और मई 1915 में उन्होंने आश्रम की एक स्थापना भी कर दी थी, और इस आश्रम का नाम रखा था सत्याग्रह आश्रम। एक वर्ड था
आग्रह करके, जिसको देखकर उन्होंने सत्याग्रह वर्ड को बनाया था जब वो कहाँ पे थे, इंग्लैंड में थे। भारत में उनका पहला सार्वजनिक संबोधन फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के समारोह उद्घाटन के अवसर पर हुआ था। भारत में उनका पहला भाषण कहाँ हुआ था, तो 1916 में बनारस में कॉलेज है हिंदू विश्वविद्यालय, उसके समारोह पर किया था उन्होंने। पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में। अब सब चीज़ों को जानने के बाद में उन्होंने स्थिति को सुधारने की सोची और शुरुआत कहाँ से करी, तो बिहार के चंपारण जिले से। आप सभी जानते हैं 1917 में हुआ था। यहाँ ब्रिटिश में जो इंडिगो प्लांटर्स थे, वहाँ पे जो लोग थे, उनको इंडिगो की खेती करने के लिए, नील की खेती करने के लिए 15% जमीन पे नील की खेती करनी ही पड़ती थी। टैक्स भी देने पड़ते थे और बाकी की जमीन किराए पर भी देनी पड़ती थी। मतलब कुल मिला के हाल बेहाल कर रखा था उन लोगों का। तो फिर उस टाइम पे गांधी जी ने वहाँ पे भूख हड़ताल करी और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए अपनी जो मंजिल थी उसको पाली, और जो भी इसके ऊपर टैक्सेस वगैरह थे इन सबको हटा लिया गया। इसके बाद गुजरात के खेड़ा जिले में कृषि संकट आ चुका था बहुत सारा। वहाँ की जो खेती थी वो एकदम बेकार हो चुकी थी, जिसके बाद उनका टैक्स बढ़ता जा रहा था। तो उस टैक्स को कम कराने के लिए उन्होंने काफी सारे आग्रह करे थे और उसके बाद में वो टैक्स कम करा लिए गए थे, है ना। टैक्स कम कराते कराते उनको खत्म कर दिया गया था एक तरीके से। तो गुजरात में उनका ये वाला आंदोलन चला था, खेड़ा आंदोलन जिसको हम जानते हैं, जिसमें टैक्स को खत्म किया गया था मजदूरों की हालत देखते हुए कृषि संकट के कारण। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ना खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। अब जो विश्व युद्ध चल रहे थे ना, उन विश्व युद्ध से हमारे भारत को आजादी मिली थी। एक कह सकते हैं कि एक सुनहरा अवसर था भारत के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जाने का, क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान जो ब्रिटिश थे उनका हालत हो रखी थी बेकार, और उनको क्या चाहिए थे, सैनिक वगैरह चाहिए थे। उसी टाइम पे ना विश्व युद्ध के दौरान में गांधी जी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन किया गया। खिलाफत आंदोलन को ही असहयोग आंदोलन कहते हैं और इसी को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। तो तीनों नाम सुन के आप कंफ्यूज मत होना। तो इस आंदोलन के बारे में कहा गया कि हम लोग इनकी बात नहीं मानेंगे, ये हमारे यहाँ पे इसलिए क्योंकि हम लोग इनकी हेल्प करते, तो हम इनकी कोई भी बात नहीं मानेंगे, ऐसे कहा गया। और ये असहयोग आंदोलन में जो रॉलेट एक्ट था उसको खत्म करने की बात की गई। रॉलेट एक्ट क्या था, अगर 3-4 लोग इकट्ठे होते थे तो उनको मारने का अधिकार था ब्रिटिश टीम के पास में, जिसके लिए इन्होंने मना करा था गांधी जी ने, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। अब हम भी तो शांत हो ना बैठेंगे, गांधी जी थे तो बेशक वो हिंसा नहीं करते थे, लेकिन शांत तो वो भी नहीं बैठते थे। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का पालन किया। उन्होंने कहा हम प्यार से मना करेंगे। जितने भी बच्चे अंग्रेजी स्कूल जा रहे थे उनको स्कूलों से एडमिशन कटवा लिया, जो वकील थे उन्होंने कोर्ट जाना छोड़ दिया। मतलब कह सकते कुल मिलाकर कोई भी काम नहीं किया, यहाँ तक कि हमने वस्त्र भी करघे पे अपने आप घर पे बनाने स्टार्ट कर दिए थे। हमने उनका बिल्कुल साथ देना छोड़ दिया था। यहीं से हमारा जो देश है उसकी आज़ादी की नींव रखी गई थी। और प्रतिक्रिया में अंग्रेज ने 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड किया। आप सभी जानते हैं एकदम दिल दहला देने वाली घटना थी ये, जनरल डायर ने करी थी और वैलेंटाइन चिरोल ने इसको काला दिन भी कहा है। इसके अंदर अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है वहाँ पे एक मीटिंग चल रही थी जिसमें बच्चों, औरतों, पुरुषों सब सहित तो बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था। एक बहुत बुरी घटना थी ये। फिर इसके बाद 1900 इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी और ये आंदोलन खत्म हो गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर 1922 में यूपी में ना चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, जिसके बाद असहयोग आंदोलन खत्म हो गया था। हुआ क्या था, चौरा चौरी के अंदर एक पुलिस स्टेशन था यूपी में जिसमें कुछ पुलिस वालों को बंद करके जला दिया गया था, जिसकी वजह से फिर हिंसक हो गया था ये। तो गांधी जी को लगा कि आगे जाके तो और भी हिंसा का रूप ले लेगा, तो उन्होंने यहीं पे असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया। अब इसके बाद में आया साइमन कमीशन और नमक सत्याग्रह। ये साइमन कमीशन और नमक सत्याग्रह क्या था, तो 1920 में गांधी जी को लग रहा था कि स्वराज पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस को में मिला देना चाहिए, इनके बीच जो मतभेद है उनको खत्म कर देना चाहिए। और 1927 में ब्रिटिश सर जॉन साइमन ये आए थे और इन्होंने कोशिश करी थी कि इनके बीच समझौता कराएं, लेकिन इनमें ना एक भी भारतीय नहीं था, जिसकी वजह से गांधी जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने इसका विरोध करने की सोची और साइमन वापस जाओ का नारा भी लगाया था। फिर 1928 में गांधी जी ने कलकत्ता अधिवेशन में इसका बहिष्कार किया और बात ना मानने पर
जब उन्होंने बात नहीं मानी, वो साइमन कमीशन वापस नहीं जा रहे थे और नमक वगैरह पर टैक्स लग चुका था, तो इस दौरान गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया, जिसको हम दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं। यह 1930 में था। इसमें वो स्टार्ट हुए थे चलना और जगह तक गए थे, दांडी तक गए थे। उन्होंने नमक अपने हाथों से उठाया था, जिसके बाद ये नमक कानून तोड़ दिया गया था। तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ से शुरुआत हुई थी उनके आगे की। फिर नमक सत्याग्रह खत्म होने के बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके अंदर ये सब चीजें खत्म कर दी गई। अब इसके बाद उन्होंने काफी सारे सम्मेलनों में जाना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें से एक था गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन में गोल मेज पर बैठ के होता था। राष्ट्र पर बात ना करने का विरोध करने के लिए कहा गया था इनको। गांधी जी को कहा गया था कि आप राष्ट्र के हित में बात नहीं करेंगे, और गांधी जी की बात ना मानने पर इनको काफी सालों तक जेल में भी कैद रहना पड़ा था। फिर उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और 9 अगस्त 1942 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि एक भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। लेकिन इनके वहां पे जाने के बाद में भी जो लोग थे, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन जारी रखा, जिसके बाद में ना स्वतंत्रता देनी ही पड़ी। लेकिन जो ब्रिटिश लोग थे वो भी इतने अच्छे नहीं थे ना कि एकदम प्यार से स्वतंत्रता दे देते। उन्होंने फूट डालो राज करो नीति को अपनाया और भारत का विभाजन करवाकर उन्होंने देश को आजाद किया। और फिर उसके बाद में ना भारत का विभाजन होने के बाद में गांधी जी ने चीजों को आधा आधा बांटने के लिए कहा, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई 30 जनवरी 1948 को। उनका इतना कह सकते हैं कि एक सफर था ना जो जिंदगी का, जिनमें उन्होंने कुछ पाया नहीं, सब कुछ देने की सोची, उस सफर को खत्म कर दिया गया नाथूराम गोडसे के द्वारा। उनका ये मानना था कि गांधी जी की वजह से हमारे देश का विभाजन हुआ है। और इसके बाद नाथूराम गोडसे पर केस हुआ और 15 नवंबर 1949 को इनको भी मृत्युदंड दे दिया गया। ये था हमारे गांधी जी का जीवन काल। आपको कैसा लगा? और अगर ये नोट्स में अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए, आपको शॉर्ट्स ऐसे थोड़े लॉन्ग चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, जो आपको सजेशन में अच्छा लगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। जल्दी इसका चैप्टर 2 भी आएगा।